अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। हम सब ने वो हम सुनी है जिसका एक बहुत ही खूबसूरत मिसरा ये है कि हर शहर एक नए रंग से फूटती है और वाकई ये रंगों की दुनिया हमारे लिए उमंगें, उम्मीदें और खुशियाँ लेके आती हैं। सिर्फ चाहिए तो वो आँख जो इन खुशियों को देख सके और इन रंगों को अपनी ज़िंदगी में समेट सके। अगर आप छोटे बच्चों की तरफ भी देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हम उनको सिखाते हैं वो यही रंगों की पहचान है कि ये लाल रंग है, ये पीला रंग है। और फिर जब वो प्री स्कूल में पहुँचते हैं तो हम उनको सिखाते हैं कि हर रंग का एक मतलब भी होता है। यानी अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की लाइट को देखें तो लाल रंग का मतलब है रुक जाइए, येलो का मतलब है अब तैयार हो जाइए, और हरा रंग अगर देखें, हरी बत्ती अगर देखें तो इसका मतलब है अब आप सेफ हैं, अपनी गाड़ी आगे चला सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हर कौम की तरह और ख़ास तौर पे ज़िंदा कौमों को अगर उनका डिसिप्लिन समझना हो तो उनकी ट्रैफिक की तरफ देखना चाहिए। अब यही रंग पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे कराची की बिगड़ी हुई ट्रैफिक को सही करेंगे। हमें सबको पता है कि सबसे बड़ा शहर जो पूरे मुल्क की मईशत को चलाता है कराची, और कराची को जो सड़क जो शाहराह चलाती है वो है शाहराह फैसल। शाहराह फैसल पे अगर आपका इस वक्त आने का गुजर हुआ हो तो आप देखेंगे एक नई नवेली ब्राइट येलो कलर की लकीर यहाँ पे खींची गई है और एक ख़ास लेन बनाई गई है हमारे मोटरसाइकिल सवारों के लिए। और ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक तशवीश का बायस था लोगों के लिए। इनके लिए एक मुनफरद, एक डेडिकेटेड लेन ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। गाड़ी चलाने वालों के लिए भी दुश्वारियाँ थी। बाइक वाले क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, वो सिवाय हेलमेट के उनकी बॉडी यानी मेरे ख्याल में एक डेंजर में होती है इन केस अगर कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाए। तो ये लेन मेरे ख्याल में ट्रैफिक के हादसों को कम करने के लिए, ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए और डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए काम आएगी। अब भाई लेन तो बन गई है, लेकिन साथ साथ हम इस डिसिप्लिन को किस तरह अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रैफिक लाइट्स को तो हम में से अक्सर लोग डेकोरेशन लाइट समझते हैं कि जी अपनी मर्जी से लाल, पीली, हरी हो रही है, लेकिन जब हमारा दिल करेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद यही है कि जब बेहतरी आती है, जब एटलीस्ट एक सड़क पे, एक शाहराह पे आप अपने अंदर ये तब्दीली लेके आ जाएंगे तो यकीनन इसका असर बाकी जगहों पे भी होगा और ओवरऑल ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होता है। जिस तरह कि हमने पहले भी कहा था कि अगर आप इंटरनेशनली देखें, और ये मिसाल मैं बार बार देती हूँ कि हम अक्सर CCTV कैमरा को देख के या कांस्टेबल को देख के अपनी ड्राइविंग को मुहतात कर लेते हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि लंदन में जब आपको ये ट्रैफिक के उसूल बताए जाते हैं तो हर CCTV कैमरा जहाँ जहाँ लगा है, आपको बताते चलें कि वहाँ पे ट्रैफिक हादसात की वजह से 2 या 4 अमवात हुई होती हैं। तो आपका जो CCTV कैमरा को देखने का अंदाज़ है वो बिल्कुल बदल जाएगा। और यही चीज़ हम यहाँ पे बावर कराना चाहते हैं कि इंसानी जान से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है। हम आए दिन ऐसे हादसात सड़कों पे देखते हैं। अपनी भी एहतियात कीजिए, दूसरों के लिए भी एहतियात बरतिए और रंगों की इस खूबसूरती को और जो वो आपको एक इशारा दे रहे हैं मुहतात होने का, वार्न करने का, उसको भी अपनी ज़िंदगी में एक तरह से लेके आइए। अच्छा जी, क्योंकि आज बात रंगों की हो रही है तो आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलाएंगे कुछ बहुत ही मुख्तलिफ आर्टिस्ट से। और यकीनन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात होती है तो उसमें कई एंगल्स आते हैं। उसमें हमारे ड्रामा निगार भी आते हैं, उसमें ये बात भी आती है कि जी किस तरह आज का जो एक्सप्रेशन है उसमें और माजी के एक्सप्रेशन में फ़र्क था। अगर हम पूरे बरे-सग़ीर में देखें, बल्कि पूरी दुनिया में देखें, पाकिस्तानी ड्रामे की एक ख़ास जगह है। और इसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं कि किरदार बड़े ज़िंदगी से मिलते जुलते हैं और ज़िंदगी की जिस तरह की अक्कासी टेलीविज़न ड्रामों में पाकिस्तान कर पाया है, इस खित्ते में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब ये जो हमारा खासा था, आज इसने भी इवॉल्व किया है। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। हमारी डिपिक्शन, पहले तो जी सेट लगा करते थे, अब आपको वही जो सेट्स हैं, जो सिनेरियोज़ हैं, वो आपको रियल लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं। यानी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो बहुत आगे बढ़ी है। लेकिन क्या किरदार और कहानी भी उसी तरह आगे बढ़ी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके हवाले से हमने अपने 2 लिविंग लेजेंड्स को आज प्रोग्राम में दावत दी है। उनसे भी बात करेंगे, आपको आर्टिस्ट से भी मिलवाएंगे और ऑफ कोर्स सियासी मंजरनामे पे देखें तो एक्शन का रिएक्शन तो आता ही है। मौजूदा हुकूमत के 100 दिन पूरे हुए हैं तो उस पे उनके मुखालिफिन और ऑपोजिशन क्या सोच रही है ये भी आपको बताएंगे। सो देयर इज अ लॉट मोर व्हिच इज लाइंड अप इन टुडेज शो। हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन बात यहाँ पे करना चाहेंगे 100 के हवाले से। 100% तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती लाइफ में, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं वो 100 में से 100 लेने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं और मेहनत भी इसी हवाले से करते हैं। अब अगर हुकूमत की बात की जाए तो किसी भी हुकूमत के लिए उसके पहले 100 दिन सबसे ज़्यादा ताकतवर तस्वुर किए जाते हैं, यानी एक मोमेंटम बिल्ड हुआ होता है। अपनी कैंपेन ट्रेल में जो वो बातें लेके चले होते हैं, जो वादे उन्होंने किए होते हैं, उनको किस हद तक पूरा कर पाएंगे। मौजूदा हुकूमत की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खूबी लोगों ने यही मानी कि ये बहुत तैयारी से आए हैं। इन्होंने दे वर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपना 100 डे प्लान भी दिया, यानी अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं, उनका कहना ये था ड्यूरिंग द कैंपेन, तो वो पहले 100 दिन में क्या करेंगे। अब लोग मुआवजा कर रहे हैं क्योंकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं मौजूदा हुकूमत के, कि किस तरह उनके प्लान से हकीकत में क्या कोई दूरी बनी रही, अपने अज़ाइम को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या उन्होंने पाया या नहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज सुबह हमने दावत दी है मुशाहिदुल्लाह खान साहब को, उनसे जानेंगे। वैसे तो इन 100 दिनों में बहुत सारी शह सुर्खियों में शामिल रहे हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, फवाद चौधरी साहब के साथ भी काफ़ी गर्मा गर्मी रही, लेकिन इनसे जानते हैं कि एक मंजे हुए सियासतदान के तौर पर ये 100 दिन उन्होंने कैसे देखे। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये बताइएगा कि 100 दिन मुकम्मल हुए हैं, 100 दिन का प्लान भी दिया गया था, मुआवजा किया जाए तो मौजूदा हुकूमत कहाँ खड़ी है इस वक्त? इख्तिदार में आने से पहले भी बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और इख्तिदार में आके भी इन्होंने 19 को जो यानी कि स्टेटमेंट दिया था कि हम ये करेंगे, 100 दिन में ये करेंगे, उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो उन्होंने ये भी कहा था कि जी हम स्टैंड करेंगे, यू टर्न नहीं लेंगे, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम 50 लाख घर बनाएंगे, हम मतलब कि कर्जा नहीं लेंगे, हम कशकोल तोड़ेंगे, बहुत सारी बातें हैं। 17 इनके कुछ पॉइंट हैं। उस पर तो जिस दिन 100 दिन इकट्ठे होंगे तो हम कर लेंगे बात, लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, और मुझे मेरे लिए वैसे अचंभे की ये बात नहीं है क्योंकि मुझे इनसे कोई तवक्को नहीं थी। ये सिवाय बातें करने के और सतही बातें इसलिए करते हैं कि इनके अंदर ना कोई गहराई है ना गहराई है, ना ये पढ़ते हैं ना लिखते हैं ना सिस्टम्स को समझते हैं, बोले जाते हैं और इन्हें ये पता नहीं होता कि ये चाइना में बोल रहे हैं या सऊदी अरब में बोल रहे हैं या कंटेनर पे खड़े हैं या धरने में हैं। एक ही बात है, एक ही नारा है जो हर जगह ये लगाते हैं, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को ये बेआबरू कर रहे हैं, बेवकार कर रहे हैं, और लोग जो हैं इनकी बातों पे एतबार नहीं करते। और इसलिए नहीं करते कि जो शख्स चाइना और सऊदी अरब में खड़ा होकर ये कहे कि मेरे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मेरे मुल्क में करप्शन है, मेरे मुल्क के हालात। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इसमें अब इतने कोई अरे झूठ भी नहीं है। ये सारी वो बातें हैं जो सिर्फ आप सऊदी अरब क्या कह रहे हैं, पूरे मुल्क के जो अखबार हैं, जो जरीदे हैं, जो उनका मीडिया है, वो पाकिस्तान के बारे में यही कहता है। बल्कि आपकी पॉलिटिकल जमात पे तो ये इल्ज़ाम है कि दुनिया की करप्ट तरीन जमातों में भी नाम लेके जरीदों ने इसके बारे में अशात किए। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं ये 100 दिन के मौजू की तरफ। आप ये बताइएगा कि जो 100 दिन कम्प्लीट हुए हैं, इसमें आप समझते हैं कि हुकूमत ने कोई ऐसा काम भी किया है जो आपको पसंद आया हो, जो अच्छा है, जो अवाम की भलाई के लिए है? देखिए, अच्छा काम वो होता है कि जो अक्रॉस द बोर्ड हो। मसलन इन्होंने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जी, अगर वो अक्रॉस द बोर्ड करते और उस ऑपरेशन को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और उसके फंडामेंटल में अगर इंसाफ डालते और गरीब लोगों के आंसुओं को पोंछने की बात करते, तो फिर शायद जिस तरह से ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है पूरे मुल्क में, कराची से लेके खैबर की तरफ तो इनकी तवज्जो नहीं है। KPK को तो वहाँ तो एहतसाब कमीशन भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था, सबसे ज़्यादा वहाँ पे गड़बड़ हुई। लेकिन जहाँ पे ये कर रहे हैं, ख़ास तौर से कराची में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है इन्होंने, दीगर पंजाब में भी किए हैं, उसमें अपने लोगों को इन्होंने सेव किया है। एक बात। दूसरी बात यह है जो बड़े बड़े टाइकॉन हैं, उनकी बड़ी बड़ी सोसाइटियां जो हैं जहाँ पे नाजायज कब्जे हैं, वहाँ पे इनके पर जलते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जिसका ठेला है, जिसका खोखा है, जिसकी छोटी सी दुकान है,
उसने भी अगर नाजायज फर्ज करो कब्जा किया भी हुआ है तो उसका एक तरीका इख्तियार करना चाहिए था। बड़ी मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत में तो इस तरह का कोई काम नहीं हुआ था। अच्छा, ये तो मुशाहिदुल्लाह साहब, ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे आपके इख्तिलाफात हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे अगर रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बात की जाए, आपकी जमात 5 साल इक़्तिदार में रही है, पंजाब में 10 साल इक़्तिदार में रही है, जानती है कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और इन चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को एक साथ होना पड़ेगा। आप किन मामलात में समझते हैं कि हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ये बड़े पिवटल, बड़े क्रिटिकल मामलात हैं। ख़ास तौर पे अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, मुल्क में रिट ऑफ द स्टेट की बात करें, नफरत अंगेज़ी से बचाव की बात करें, भाईचारे की बात करें, क्या ये वो एरियाज़ हैं जिस पे अपोजिशन की सपोर्ट मिलेगी हुकूमत को? वो तो उनका तो काम ही है कि वो चलना ही नहीं चाहते। हम तो चलना चाहते हैं, हम तो मदद भी करना चाहते हैं, इसलिए कि हम सिस्टम के हक में हैं जी। लेकिन उनका काम ही है, उनके वजीरों का, कि रोजाना करते हैं अपोजिशन को, और इमरान खान उनको वेल डन का मैसेज करते हैं उनके टेलीफोन पे। तो जिस वक्त, अच्छा ये क्यों की जाती है? ये इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि हमें लाया गया है, हम जीते नहीं हैं, हमें जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है, एक मखसूस एजेंडा है, वो इंटरनेशनल भी है और कुछ थोड़ा सा नेशनल भी है, उसमें उनसे अमल दरामद कराना है। और उस एजेंडे में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की अपोजिशन वो मौजूद ही नहीं है। मुशाहिदुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि यू टर्न के हवाले से जो खान साहब का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयान रहा है, उस पर भी तनकीद आई है, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपने वुज़रा इसको डिफेंड कर रहे हैं, उसकी वजाहतें दे रहे हैं। आपने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस यू टर्न के बयान को कैसे देखा और आपने इससे क्या मायने अख़ज़ किया? यू टर्न को तो वो ये कह रहे हैं जो यू टर्न ना ले, हाँ जी, वो अहमक होता है, बेवकूफ होता है और वो लीडर ही नहीं होता। और जो अजीम लीडर होते हैं वो यू टर्न लेते हैं। अब मुझे एक बात बता दे जी, दुनिया में बेशुमार बड़े बड़े लोग मुसलमानों में भी गुजरे हैं, गैर मुसलमानों में भी गुजरे हैं जी, किसी एक का नाम तो बताएं ना कि जिसने यू टर्न लेके बड़ा आदमी बना हो। आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत में एक यू टर्न नहीं है, लोग अपनी जानों से चले गए। करबला के मैदान में 72 लोग शहीद हो गए, यू टर्न नहीं लिया। जंगें हुई, जंगे बदर हुई, जंगे ओहद हुई, जंगे एहजाब हुई, जंगे खंदक हुई और बहुत सारे मार्के हुए, बैटल्स हुए, किसी में पीछे हटे कोई यू टर्न लिया? मुआहदे हुए, यू टर्न लिया है? नहीं लिया ना। तो मदीना की रियासत में यू टर्न नहीं है। कुछ मामलात में तो खान साहब ने कहा है कि कोई यू टर्न नहीं होगा। उन्होंने कहा एहतसाब के मामले में कोई यू टर्न नहीं होगा, NRO के मामले में यू टर्न नहीं होगा। वहाँ पे तो उनका मेरे ख्याल में फैसला और इस वक्त उनका जो विजन है वो बिल्कुल अटल है। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब, मईशत के हवाले से भी जानना चाहेंगे। PMLN की हुकूमत को हमेशा एक बिज़नेस फ्रेंडली हुकूमत के तौर पर देखा गया। इस वक्त जो मईशत का हाल है और ख़ास तौर पर जिस तरह के शराइत डिस्कस की जा रही हैं IMF से, जैसे और चीज़ों में पेशरफ्त हुई है, मलेशिया का दौरा रहा है, सऊदी अरब का दौरा रहा, जिसमें एक ज़बरदस्त पैकेज की नवीद हमें मिली है, हमारी मईशत को मिली है। क्या ये अच्छे इक़दाम नहीं है? इस पे आप हुकूमती इक़दामात को सराहेंगे? भाई बात ये है कि बातें हैं ना, मतलब बातें करने में तो कोई हर्ज नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है कि आपने जो कहा था उसके बरक्स कर रहे हैं जी। आपने कहा था हम कर्जे नहीं लेंगे, आप ले रहे हैं। बल्कि आपने ये कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जे नहीं लूंगा। आपने पिछले तमाम हुक्मरानों को मताऊन किया। आज आप ये कह रहे हैं जी पहले वाले भी जो है वो भी तो IMF के पास गए थे जी, हमारी हुकूमत ने भी ली थी। हमने तो कभी कहा भी नहीं ना, हम तो नए पाकिस्तान वाले नहीं है ना, हम तो पुराने पाकिस्तान वाले हैं ना। हमारा पाकिस्तान जो है वो तो क़ायद आज़म का और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है ना, वो उन शहीदों का पाकिस्तान है जिन्होंने हिजरत के वक्त भी अपना खून दिया और तहरीक पाकिस्तान और 1857 की जंग आज़ादी में भी अपना खून दिया। हम तो उस पाकिस्तान के मानने वाले हैं। लेकिन आप जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आज आप मजबूर हो गए हैं कि आप ये कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने भी तो ये काम किया था। तो भाई ये बढ़ के इसलिए मानी थी कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चलना है।
तो यू टर्न तो इसको कहते हैं ना भाई। तो यू टर्न को भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। मुशाहिदुल्लाह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि पाक अमरीका जो ताल्लुकात है उसमें हम ये देख रहे हैं कि दिस इज़ परहैप्स द लोएस्ट वी हैव एवर कम। बाकायदा इसमें शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है ट्विटर के ऊपर, सफारती मामलात सोशल मीडिया पे आ गए हैं और इस बात में अब लोग इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि मज़ीद बिगाड़ पैदा ना हो, लेकिन क्योंकि अमरीका का जो विज़न है, जो उनका एक आइडिया है, जो स्ट्रैटेजी है इस खित्ते के हवाले से, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से मेल नहीं खाती, तो बहरहाल तनाज़ात तो रहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और इसके हवाले से हुकूमत को क्या करना चाहिए? बात यह है कि ये जो आज बयान आया है इमरान खान का जी, मैं आपको 18 साल पीछे लेके जाता हूँ। 18 साल पहले जब अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी का परवेज मुशर्रफ को टेलीफोन आया था कि हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, तो परवेज मुशर्रफ लमलेट हो गया था ना, और उसने इस पूरी कौम को, इनके हवाई अड्डों को, इनकी फौज को, इनकी पुलिस को, इनके रेंजर्स को, इनके दफातर को, हर चीज को एक ऐसी जंग में झोंक दिया था जो हमारी जंग नहीं थी। उस वक्त तो पर इमरान खान परवेज मुशर्रफ की हिमायत करता था। वो दिन था ये बयान देने वाला। आज बढ़ के मारने का क्या फायदा है? बयान देने से तो कुछ नहीं होता। उस वक्त तो तुम कहते थे कि जी परवेज मुशर्रफ अगर ये ना करता तो क्या करता, और अब ये जंग हमारी हो चुकी है, पहले नहीं थी। ये आपके बयानात हैं, मैंने सुने हुए खुद, और मैं निकाल के दिखा सकता हूँ आपको। सही। आपने 2002 तक इसकी हिमायत की परवेज मुशर्रफ की, उसके बाद भी करते। अगर वो वजीर आजम जो बनना आप चाहते थे, जिसका आपने खुद इजहार किया है, वो उसने नहीं बनाया इसलिए कि आपके साथ कुछ था नहीं। ठीक है, मुशाहिदुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। बहरहाल इस वक्त हाईएस्ट ऑफिस से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात की या उनकी तनकीद का जवाब देना बहरहाल पाकिस्तानियों का एक जो अपना विज़न है, अपनी जो एक सॉवरन राय है, उसको तो मंजर आम पे लेके आया है। दिस इज़ कमिंग फ्राम द हाईएस्ट ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है तो ये बहुत अहमियत का हामिल है। आपका इसमें मुआज़ना एक सियासी तज्ज़िया अलग है कि जी शायद अब और तब में बहुत फ़र्क है। बहरहाल इस पर हम मज़ीद आगे भी प्रोग्राम में बात किया करेंगे और इस सब्जेक्ट को दोबारा लेके आएंगे। इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज बात की जा रही है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की। वैसे तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे जिनको पेंटिंग करने का या स्केचिंग करने का शौक़ है, लेकिन इस फ़न में भी महारत हासिल करना हर एक के बस की बात नहीं होती। और ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में खुदादाद सलाहियतें उनके पास होती हैं जो सेल्फ़ टॉट होते हैं, यानी किसी इदारे में जाके उन्होंने कोर्सेज़ नहीं किए होते, बस अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये ख़ास टैलेंट होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही यंग पेंटर मौजूद हैं, यंग स्केचर, मिनिएचर्स भी करते हैं एंड कम्प्लीटली सेल्फ टॉट, लाइक दिस इज़ नॉट हिज चोज़न फील्ड। ना ये इसमें मास्टर्स कर रहे हैं, ना इसकी पढ़ाई की है, ना किसी आर्टिस्ट ने इनको गाइड किया है, लेकिन अगर वाकई इनकी जो आप स्केचेस, इनकी क्रिएशंस को अगर देखेंगे तो आप भी अशश कर उठेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं रोहित हारसी भागवन। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित यहाँ मौजूद होने का। और मुझे वैसे पता है कि यू वर्क इन अनदर टेलीविजन चैनल ओनली, यानी प्रोडक्शन से इंटरेस्ट है, तो यानी कैमरे की आंख से एक चीज़ को देखना और ख़ुद देख के फिर समझना कि इसको बनाया कैसे जाए, ये एस्थेटिक्स बचपन से ही थी या विद टाइम ये डेवलप हुआ? जी, अब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। एक्चुअली होता ये है कि जिस तरह ड्राइंग का या ड्रॉ करने का हर बच्चे को एक बचपन से शौक़ होता है, तो उसी तरह मुझे भी था, लेकिन फिर वो आपके इंटरेस्ट पे जो है डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा बचपन से इसी तरह था कि मामला कि जो है करते रहे, को जो चीज़ देखी वो ड्रॉ करना शुरू कर दी। रोहित, फैमिली में कोई है किसी का इसमें इंटरेस्ट, लाइक मदर का, फादर का, या किसी बहन भाई का, या किसी कज़न से मुतासिर हुए हो? अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि जैसे मैंने कोई आर्ट क्लास या वैसे तो मैंने कहीं नहीं ली, लेकिन अगर वैसे मैं जो है पर्सनली अगर वो कभी देखता हूँ या सोचता हूँ, तो पहली जो मेरी आर्ट क्लास थी वो मेरे घर में ही मेरी जो है मदर ने मुझे दी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि यार पेंसिल जो है ना, आप जब कलर्स भरते हैं
जब ड्रॉ जो है किसी ड्रॉ हुई हुई चीज़ में, तो उसका जो है उसका डायरेक्शन एक ही उसमें होना चाहिए। तो ये जो है अम्मी ने मुझे बताया था बचपन में, और उन्होंने मुझे पहली क्लास दी थी, तो वो फिर आज तक मुझे पता है कि यार वो इसी तरह वो करना है। और उस पर अब वक्त के साथ साथ वो फिर पेरेंट्स को एनकरेज करना भी बड़ा ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताओ कि आम तौर पे लड़कियां, क्योंकि तुम यंग ही हो, कॉलेज में जब होते हैं तो लड़कों के शौक़ बड़े मुख्तलिफ होते हैं, यानी वो माचो चीज़ें करना चाहते हैं, या तो वो कराटे सीखेंगे, किसी स्पोर्ट्स में चले जाएंगे, या फिर गिटार बजाते हैं, क्योंकि जो गिटार बजाने वाले लड़के होते हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं। तुम जो ड्राइंग करते थे तो पॉपुलैरिटी का क्या हाल था? यानी जो तुम्हारे दोस्त अहबाब थे इससे इम्प्रेस होते थे, या कहते थे यार ये क्या तुम फिर कलर पेंसिल्स लेके बैठ गए? नहीं, ऑब्वियसली वो जो है बड़ा इम्प्रेस होते थे, और बड़ा मेरे आगे पीछे भी होते रहते थे कि जब वो प्रैक्टिकल्स में बायोलॉजी में जो है वो डायग्राम्स की और उनकी ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर मैं ही उस वक्त जो है क्लास में सुपर हीरो हुआ करता था कि जर्नल कंप्लीट करना है, प्लीज़ आ जाओ रोहित, बड़ी मदद की ज़रूरत है। तो ये इस तरह का जो है वो स्कूल में भी रहा। हाँ। और उस वक्त टीचर्स ने भी काफ़ी इनकरेज किया, पुश किया कि आप करें, ये करें। और अक्सर ऐसा होता था कि हमारी जो ड्राइंग की जो है टीचर होती थी, वो जब भी आती थी तो वो उनकी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी सी वीक थी, तो क्योंकि वो हमारी इंग्लिश की टीचर भी थी, तो उन्होंने वो जब भी आती थी तो वो फिर मुझे कहती थी और चलो कुछ ना कुछ, चलो ये ड्रॉ करो, ये करो। तो मैं ब्लैक बोर्ड पे वो ड्रॉ करके फिर वो बाकी सारे स्टूडेंट्स को। कोई फेवरेट एक्ट्रेस या कोई सेलिब्रिटी जिसके बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो या खुद उसके फ़ैन हो, उसका कभी स्केच बनाया? नहीं, अभी तक नहीं। कभी भी नहीं? अभी नहीं। कभी? और किसी फीमेल फ्रेंड का, क्लास में किसी क्लासमेट का कभी बना के दिया? हाँ, इस तरह इम्प्रेस करने के लिए? नहीं, इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं, इस तरह आज तक नहीं किया। अच्छा, मिनिएचर्स जो तुम बनाते हो, और ख़ास तौर पे कुछ लोगों को शौक़ होता है कि या तो इंसानी शक्ल का स्केच बनाया जाए, इमारतों का स्केच बनाया जाए। मैं तुम्हारी पेंटिंग्स देख रही हूँ, उसमें तकरीबन हर चीज़ ही मुझे नज़र आ रही है। उसमें एनिमल्स भी हैं, उसमें एक रोड साइड भी है, इमारतें भी उसमें नज़र आ रही हैं, इसके अलावा लोगों के भी तुम स्केचेस बनाते हो। तो कोई ख़ास एक चीज़ तुम्हें पसंद नहीं? यू वांट टू ड्रॉ एवरीथिंग? हाँ, मुझे एक्चुअली जो है सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा वो करने का, जैसे कोई वीडियो किसी की देख ली और फिर फ़ौरन से जो है इंस्पायर होके और फिर वो शुरू कर दिया। स्कल्पचर देख लिए तो स्कल्पचर बनाना शुरू कर दिए, मिनिएचर देखे तो मिनिएचर शुरू कर दी, कोई स्केच देखा और कोई ऐसे रियलिस्टिक पोर्ट्रेट देखा तो वो बनाना शुरू कर दिया। तो कभी सोचा है, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यू माशाल्लाह यंग, कभी कोई एंट्री भेजना चाहो या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाना चाहो इस हवाले से? ये हाँ, इस तरह के है कि फ्यूचर अगर ऐसा कभी कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसा कोई चांस मिला तो ऑब्वियसली अवेल करेंगे इसको। अच्छा रोहित, जहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तुमने क्रिएशंस की, मेरी टीम बता रही थी कि प्रोग्राम जैसे ही शुरू हुआ तो तुमने मेरा भी स्केच बनाना शुरू जी, वो जैसे ही मैं आया तो आपके प्रोड्यूसर ने मुझे आपकी पिक्चर दी। हाँ। तो मैंने वो फ़ौरन से वो कलर पेंसिल्स वो सब मैं लाया था जी, तो फ़ौरन से मैंने वो ड्रॉ करना शुरू किया। Can I see that? और मैं व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूँगी मेरा स्केच। ज़बरदस्त तुमने बनाया यार ये चीज़। और ये मुझे लगता है ये सिद्रा इकबाल की सबसे मशहूर तस्वीर है जो अब स्केच में भी दस्तयाब है, और ये अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी खबर भी अगर कभी टीवी पे चलेगी तो इसी तस्वीर के साथ चलेगी। ये 15 साल पुरानी तस्वीर है जो रोहित ने एक बहुत ही खूबसूरत स्केच में बनाई है। अब बहुत बहुत शुक्रिया, आई रियली लाइक इट, वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच रोहित फॉर बीइंग हियर। और ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, लेकिन एक अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। मिलो पाकिस्तान में इसी तरह आपको टैलेंटेड पाकिस्तानी से मिलवाते रहेंगे। एक ब्रेक और उसके बाद एक दफ़ा फिर बात आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की, क्रिएटिविटी की, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामों की। हमारे साथ रहिए। आर्टिस्टों की और रंगों की और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की, तो जो फ्रेज़ मुझे अभी मिला वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। बिकॉज़ देखें, किताबें पढ़ने से हमेशा आपकी वोकैबलरी भी बढ़ती है और पर्सपेक्टिव्स में भी वुसअत आती है। तो हमारे पास जो इस वक्त किताब मौजूद है, इसका टाइटल है गुले मौसम ख़िज़ां। अब अक्सर लोग ये सोचेंगे कि मौसम ख़िज़ां में तो फूल नहीं होते, स्प्रिंग नहीं होता, कोई भी दरख्त या कोई भी फूल ब्लॉसम नहीं करता। अगर आप वाकई आर्टिस्ट को
शोरा को, अदीबों को देखें तो ये इसी तरह का जो ख़िज़ा का मौसम हम पे हमेशा रहता है। हम बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। पाकिस्तान में ही देखिए, दहशतगर्दी का तो मामला इस वक्त हमारे सामने है, लेकिन हमेशा ही हम सुनते आए हैं कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। तो ये जो माशरे की तलखियाँ हैं, ये इनके एक्सप्रेशन की वजह से हमारे लिए काफ़ी हद तक काबिल कबूल हो जाती हैं। और ऐसे ही दो लेजेंड्स को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। माशाल्लाह दोनों को ही बहुत सारे PTV नेशनल अवार्ड से नवाजा गया फॉर देयर क्रिएशन, फॉर देयर क्रिएटिविटी, और साथ साथ ये ना सिर्फ पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया बिकॉज दे आर ट्रूली एन इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स। आज अगर हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामा की, जो साख पाकिस्तानी ड्रामा की है, जो साख पाकिस्तानी टेलीविज़न की है, जो बहुत बड़े बड़े नाम इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस पाकिस्तानी टेलीविज़न इंडस्ट्री को मिले, वो इन्हीं के क्रिएशंस, इन्हीं के किरदारों की वजह से, उन्हीं कहानियों की वजह से मिले जो इन्होंने तरतीब दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हसीना मोइन साहिबा और अय्यूब खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दोनों को हमने एक तरह से चुराया है बिकॉज आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही थी जो हमारे लिए एक तोहफ़ा बन के आई। आप कराची आए और हसीना आपा तो यहीं होती हैं लेकिन बहुत मसरूफ़ होती हैं, तो हमने कहा उस हवाले से भी और टेलीविज़न ड्रामा पे बात करने के लिए आप दोनों को तकलीफ़ दी जाए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बायस फ़ख्र बात है कि यहाँ मौजूद हैं। हसीना आपा, गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करना चाहूँगी कि इस वक्त जो टेलीविज़न हो रहा है माशाल्लाह उसमें बहुत जिद्दत आई है, एवोल्यूशन आई है, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है, इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है। आपको ये कितना ऑप्टिमिज़म देती है, कितनी उम्मीद देती है, आप कितना पसंद करती हैं इन नए एक्टर्स और नए लिखने वालों को? देखो, एक तो चीज़ ज़्यादा होती जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी भी होती जाए। बाज़ ये होता है कि चीज़ें जैसे दूध में पानी मिलाते जाओ तो पानी रह जाता है, दूध खत्म हो जाता है, या लस्सी बन जाती है, पानी खून की तरह सफ़ेद हो जाता है, या छाछ बन जाती है, लस्सी बन जाती है कि इतने ज़्यादा ड्रामे हो रहे हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि तुम देख सको। मतलब रोज़ हमारे पास 70-80 चैनल्स हैं, हर चैनल पे रोज़ 3 ड्रामे होते हैं। सही, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमें वो देख सके। तो हम तो बिल्कुल मतलब देखते ही नहीं है। इसका मतलब है जब कभी देखने बैठो तो लगता है एक ही ड्रामा चल रहा है। आई एम सॉरी टू से कि वो कहानी तकरीबन एक ही होती है और औरत के खिलाफ होती है, इसलिए मुझे बुरी लगती है। साफ बात है भाई, वो जितना रोती है उतनी TRP आता है, इसलिए आप कहते हैं क्यों रुलाते हैं इसको इतना? हाँ जी, कि मैंने इतने 40 साल मैंने काम किया और लड़की को बोल्ड बनाया और उसको सेल्फ डिफेंस सिखाया और ये बताया कि उसकी एक अहमियत है, घर में एक शख्सियत है उसकी और हर जगह वो पहचानी जाती है और उसका मुकाम दिया। बिल्कुल, और वो मुकाम पता नहीं कैसे गायब हो गया। और ये अगर देखा जाए, अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखते हैं तो 80 की दहाई या अर्ली 90s कहा जाता है ये शदीद एक घुटन का माहौल था, आमरीत थी यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें बड़ी फोर्सफुली भी करवाई जा रही थी। उस दौर में रहकर बोल्ड काम करना और माशरे की तरक्की के लिए काम करना, अय्यूब साहब आप बताइएगा कि वो अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं, आज प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के पास बहुत आज़ादी ख़याल है, अपने आप को इजहार जिस तरह चाहें, सेंसिटिव बोल्ड सब्जेक्ट्स उठाते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं है जो आप लोग कर पाते थे वो उस कदगन के बावजूद। क्या वजह है? एक्चुअली ये जो रेटिंग है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन है क्वालिटी की। सही, क्योंकि हर चैनल और हर चैनल में काम करने वाला या काम करने वालियाँ, क्योंकि आजकल हसीना आपा को बाकायदा बाहर निकाल दें इस बात से क्योंकि ये उन खवातीन में मैं शामिल बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा इनको कि जिन खवातीन ने संभाल रखा है ड्रामे को और जहाँ दिल चाहते हैं उसको लेके जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि फिल्म जब ज़वाल पजीर हुई ना हमारी पाकिस्तान में, तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि उसके सामने आपने कोई कहानी अगर बताना चाह रहे हैं तो वो कहते कहानी न दसो, अंजुमन और सुल्तान राही हैं आपके पास? अच्छा। हाँ जी हाँ है, एलो पैसे तो शुरू कर दो। तो अब ये सूरत हाल ऐसी ही है ड्रामा में भी आप एग्जैक्टली। नासमझी हमारे बनाने वालों की नहीं, ये नासमझी नहीं, आप ये तो बाकायदा एक प्लान के तहत है। मैं आपको एक और तरफ ले जाता हूँ कि जो हमारे एंकर्स हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं,
उनकी ज़बान खराब सबसे पहले हुई है। हाँ, उनकी एक ज़बान वक्त और में खराब वो ज़बान बहुत घटिया दर्जे की शाम के अखबारात जो हुआ करते थे ना, उसकी उन अखबारात उनकी सुर्खियां ऐसा लगता है पेपर्स पे आ गई हैं। बिल्कुल। तो अब वो सारी की सारी जो है ना, वो उस ट्रांसफॉर्म हो गई है मेन जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया। हाँ, एग्जैक्टली। तो शाम के अखबार की तरह शाम का अखबार शाम होते ही खत्म भी हो जाता था, सही, कूड़ा करकट में चला जाता था, वो सेंसेशनल होता था, इसलिए बिकता भी था। वो आवाजें लगा रहे होते थे हाँ जी, साइकिलों पे हॉकर्स और वो अखबार। अयूब साहब, इस वक्त अगर ठीक है, आप दोनों की राय में हमारे लिए बहुत मुकद्दस है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज़वाल पजीर तो हुई है, लेकिन अब इसमें बेहतरी कैसे आएगी? लोग कहते हैं कि ये जी एवोल्यूशन के जिद्दत का एक अमल है। अगर उस ज़माने में भी देखा जाए जब आप लोग ड्रामा कर रहे थे तो तनकीद तो आप पे भी होती होगी, उस वक्त भी कहा जाता होगा कि वेरी ये जी पॉपुलर कल्चर है, ये वो ड्रामा नहीं है जो ड्रामा होना चाहिए था। तो शायद ये आप समझते हैं कि ये एवोल्यूशन का हिस्सा है हसीना आपा? देखो, तब्दीली तो बड़ी आसानी से आ सकती है। इसमें अगर कोई गलत जुमला लिखा हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिस पे उन्हें शुबा हो कि ये मानी हो सकता है, तो वो चेंज करवा देते थे। सही। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हसीना पर तलफ़्फ़ुज़ पे कितना काम करना पड़ता था उस वक्त? तो जब आपने कहा जैसे स्क्रिप्ट एडिटर बैठा है, फिर इसी तरह रिहर्सल्स और स्क्रिप्ट रीडिंग हुआ करती थी जो आजकल नहीं होती, तो आप लोगों ने बड़े बड़े अदाकारों के तलफ़्फ़ुज़ पे कितना काम किया? बहुत काम किया है। मतलब मेरे पास तो जितने भी ड्रामे में लड़कियां आई हैं वो ज़्यादा अंग्रेजी वाली थी जी, जिनकी उर्दू अच्छी नहीं थी। हाँ जी। लेकिन उनको उर्दू सिखाते सिखाते मतलब रोज़ बैठ के एक सबक होता था कि ये जुमला इस तरह बोलना है, ये लफ्ज़ इस तरह बोलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। हालांकि वो गड़बड़ भी करती थी कभी कभी, कोई अरे भाई बोल दिया तो बोल दिया, नहीं भाई नहीं बोलना। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको किसके साथ हुई अगर आप आज याद करती? सबसे पहला नाम कि भाई इसको तो उर्दू की अलिफ बे भी नहीं आती थी, बड़ा सिखाना पड़ा था। मरीना को। मरीना बेचारी को बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी, लेकिन तुम यकीन करो कि उसने पूरा रोमन में लिख के और याद किया और सीखा कि ये लफ्ज़ इस तरह बोला जाएगा। और आपने जब देखा होगा ड्रामा तो आपको कभी एहसास नहीं होगा कि इस लड़की को बोलना नहीं आता है। लतीफ़ कबाड़िया साहब थे ना, जी। वो पूरे का पूरा स्क्रिप्ट अपनी लैंग्वेज में लिखते थे, वो गुजराती स्पीकिंग था। एग्जैक्टली, तो उसी से वो याद करते थे। अच्छा, आपने जो बात कही ना उस पर थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं कि उस वक्त के जो डायरेक्टर होते थे वो बाकायदा लिटरेचर और कल्चर के माहिरीन में से होते थे। मिनिमल आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, यू नीड टू बी अ मास्टर्स और लैंग्वेज में या किसी रेलेवेंट चीज में। नहीं, वो ये भी देखा जाता था एस्थेटिक्स है कि नहीं। सही। ये था। और हर सीरियल जो है ना उसकी जो टीम है उसमें राइटर जो है ना उसी तरह हर वक्त मौजूद होता था। क्योंकि आप में एक राइटर भी है, एक डायरेक्टर भी है, तो ये सवाल आपसे बनता है अयूब साहब, मुझे बताएं कि मेरे फादर भी क्योंकि पीटीवी से मुंसलिक रहे, तो हम हमेशा एक डायरेक्टर का रोल जो वो बताते हैं कैप्टन ऑफ द शिप होता था। आज अगर हम बेचारे ड्रामा डायरेक्टर को देखें तो उसकी तो कोई भी नहीं सुनता सेट पे, ना एक्टर सुन रहा होता है ना टेक्निकल स्टाफ सुन रहा होता है। आजकल ये होता है कि वो कहते हैं जब आर्टिस्ट कोई बड़ा आता है तो डायरेक्टर कहता है सर आइए बैठिए। ये उलट गया है बिल्कुल हालात जी। जो ऐसा भी हुआ है, मेरे सामने की बात है कि कोई सीनियर एक्टर है, सीन आया उनके पास, नहीं यार ये मैं नहीं बोलूँगा, ये क्या बकवास है, नहीं कोई बात नहीं सर आप अपनी तरफ से बोलिए। रियली इतनी लिबर्टी है। लेकिन एक जमाने में कहा जाता था कि डायरेक्टर का तो जी होलिस्टिक विजन है, उसको पता है कि हर किरदार कहानी कैसे आगे बढ़ रही है, तो उसकी बात के आगे कोई निगेट नहीं कर सकता था। आप मिस करते हैं वो टाइम? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक डिसिप्लिन था। अभी हम जी शुरू आज हमने प्रोग्राम रोड के डिसिप्लिन से की थी। हर काम को करने का, चाहे वो क्रिएटिव काम ही क्यों ना हो, उसका मैनर्स होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, उसका एक डिसिप्लिन होता है। अगर आप उसको फैलाएंगे तो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट तो नहीं आ सकती। बहरहाल इस पर बात करेंगे। सिर्फ ये आजकल के ड्रामों की हम बैशिंग नहीं कर रहे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल की कहानियों में हमारे लेजेंड्स के फेवरेट्स कौन हैं, कौन से एक्टर्स को वो देखना पसंद करते हैं, कौन से डायरेक्टर्स उनको पसंद हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड we'll be right back.
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन मेरे लिए बायस फ़ख्र बात है कि ज़ौक़ और शौक़ वाली कंपनी के साथ हम बैठे हैं, और उस्तादों के साथ जब बैठे हैं तो कुछ ना कुछ आप सीखते ज़रूर हैं। बातें करते करते हमारे जहन में एक सवाल आया कि आज अगर पाकिस्तानी व्यूअर को देखा जाए तो पाकिस्तानी व्यूअर का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, उसको किस चीज़ पे हंसी आती है। कोई तंज वाली बात पे हंसी आती है या अभी तक हम स्लैपस्टिक ह्यूमर पे रुके हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान के आज के सिटकॉम्स को देख के तो ऐसा लगता है कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ख़राब हो गया है, जबकि हसीना आपा के अगर ड्रामों को देखा जाए तो आज भी यानी इतनी दिहाइयाँ साल गुजरने के बावजूद भी आपको उन पे आपके लबों पे मुस्कुराहट आती है कोई भी जुमला सुनकर। हसीना आपा, ये टाइमलेस ह्यूमर कहाँ खो गया है? आज की ऑडियंस किस चीज़ पे हंसती है? नहीं, वो ऑडियंस आज भी उन ड्रामों पे हंसती तो है। जी। बच्चे आजकल मिलते हैं और कभी बताते हैं कि भाई हमने वो देखा था और वो जुमला हमें याद है। और एक बच्ची बता रही थी मुझे तो जी पूरे जुमले आपके याद हैं। मैंने कहा कमाल है। लेकिन ये कि हमने उसे ख़राब कर दिया है, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को हम ख़राब कर रहे हैं। सही। हम वो बच्चों वाली चीज़ें दिखा रहे हैं कि उधर गिरे और उधर हंसने लगे, वो कोई चाल टेढ़ी चल रहा है तो हंस रहे। ये वाला ह्यूमर जो है ये टीवी वाला नहीं है, और एक और बड़ी अच्छी नौटंकी है। और एक बड़ी अच्छी बात ऑफलाइन आपने कही थी अयूब साहब के पहले एक स्क्रीन थी जिस पर पूरा पाकिस्तान दिखाई देता था। जी जी। आज आपके पास इतनी स्क्रीन्स हैं, इतने चैनल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान और एक ही चीज को दिखाए। मैं एक बात अर्ज करूंगा कि ये जो कॉमेडी या मिजाह या तंज़ु मिजाह वाली बात आपने की है ना, तो तंज़ु मिजाह तो अब सिर्फ अनून मकसूद साहब के पास है। जो टीवी की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना, वो स्टेज की कॉमेडी है। स्टेज के वो एक्टर्स जी, जो अपने लैंग्वेज के हवाले से भी और अपने जुगतबाजी है बेसिकली। जुगत जी। अब तंज़ु मिजाह नहीं है, सही, जुगतबाजी है। जुगतबाजी है। इससे आपको तो बड़ी तकलीफ होती होगी। नहीं, सबको होती है। और नहीं, यानी आप एक शो भी कर रहे हैं जिसके अंदर अब एक फॉर्मेट है, एक चीज़ है जिसमें हम देखते हैं, और अक्सर हम ये बात करते हैं कि भाई कराची से लेके खैबर तक हम एक ख़ास खत्ते की अगर या सिर्फ पंजाबी ज़बान में अगर जुगतबाजी दिखा रहे हैं तो बाकी पाकिस्तान उसको कैसे इंजॉय कर रहा है? मज़े की बात यह कि ये इस जुगतबाज़ी का आगाज़ काफ़ी पहले से हो चुका है। 5-6-7 साल हो चुके हैं इस बात को। आफ्ताब इकबाल है ना जी, तो जिन लोगों को हम कोशिश करते थे कि वो हमारे ड्रामों में ना आए, स्टेज के एक्टर्स, वो उनके हीरो बन गए। अच्छा। और ये जुगतबाजी आम हुई है। जो एक मशहूर एक कॉमेडी प्रोग्राम जो आफ्ताब इकबाल करते थे, सही। और उन्होंने उनकी भी एक, मेरे ख्याल है कि उनका परसेप्शन बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ। कि लोगों को मुतवज्जे कैसे किया जाए। इन्हें उसको कैश किया बेसिकली, एक पल्स है लोगों की, उसको पसंद करते हैं। ट्रेडिशन बन गई। हर चैनल पे उसी तरह के लोग हैं जी, जो कॉमेडी कर रहे हैं। कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, वो जुगतबाजी कर रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं थोड़ा सा, मेरा लिहाज किया जाता है, तो वो जो मेरे पास अब मेरे प्रोग्राम के लोग हैं, आप तो आ भी चुकी हैं जी, तो वो कभी उसमें एक फिल्टर है। हम समझते हैं कि उसमें थोड़ा क्लीन ह्यूमर होता है, उसमें कई चीज़ों पे आपने बाकायदा एक लाइन ड्रॉ की हुई है कि इसको नहीं क्रॉस किया जा सकता। हसीना आपा, थोड़ी देर पहले जो यहाँ ख़वातीन का जिक्र हो रहा था, आपने कहा कि भाई आजकल के ड्रामा में ख़वातीन रोती बहुत हैं, हमेशा मुँह बसोड़ती रहती हैं और ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब है। एक और चीज़ जो हम नोट करते हैं कि ख़वातीन का जो आजकल के आप सारे पॉपुलर मेन स्ट्रीम प्राइम टाइम ड्रामास देख लें, किसी खातून का कोई प्रोफेशन, कोई एम्बिशन ही नहीं है। यानी वो घर में रहती है, फिर वो अपनी शादी के हवाले से परेशान होती है, फिर अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर बच्चों के मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर अगर कैरेक्टर और लंबा है और वो दादी नानी बन जाए तो उसकी नवासियों के मसले शुरू हो जाते हैं। कोई हम नहीं देखते कि कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर बनना चाहती है, कोई किसी का कोई ख्वाब भी है। कोई प्रोफेशन होता है ना, घर में कोई काम करने वाला होता है। आप इतना बड़ा महल जैसा घर दिखाते हैं और जब घंटी बजती है तो औरत जाती है दरवाज़ा खोलने, जो कि बिल्कुल हमारे माशरे में, मतलब हमारी तहजीब को, जो हमारी तहजीब है उसमें ये चीज़ें जो हैं ये धीरे धीरे ख़त्म की जा रही हैं। कि मतलब औरत की इज्जत किस तरह की जाती थी, औरत को किस तरह से। अच्छा, मैं एक बात बताऊंगी, इसके बाद ना आप लोगों के लिए, मेरे जितने व्यूअर्स हैं, ड्रामा देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप ये ज़रूर नोट करेंगे और फिर आपको भी हंसी आएगी। हमारे यहाँ हर ड्रामे का सीन शुरू होता है, कोई बहुत ही गहरी बात हो रही होती है, किसी का शादी का मसला, किसी का घर का मसला, और जब वो सीन ख़त्म होता है
तो चाय का कप आ जाता है, चलो मैं चाय बना के लाती हूँ, आप चाय पियेंगे क्या? और सब बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। अब आप देखिएगा और हर ड्रामे में ये नोट कीजिएगा, आपको नजर आएगा कि इन एंड आउट सिर्फ एक चाय का कप है। सिद्रा, मैं एक बात बताऊं आपको कि एक वो वक्त था जी कि हम प्रोफेशनल्स ये तय करते थे कि हमने व्यूअर्स को क्या दिखाना है। सही। अब सेठ तय करता है और हमें बताता है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, आपने ये लिखना है। तो कैसे लिखेगी हसीना मोइन? वो तो घर में बैठेंगे ना। एक प्योर राइटर जो है ना, वो एक और चीज़ है, या एक प्योर डायरेक्टर। मैंने ड्रामा करना छोड़ दिया है। सही। मैं जब एक चैनल में था तो वो नया रेटिंग का एक भूत जो है ना एकदम जागा था। जिन निकला था बोतल में से जिन निकला था। और एक स्किट किया जा रहा है जिसमें एक मर्द जो है वो एक औरत को थप्पड़ मारता है, और स्क्रीन जो है ना उस पर उन्होंने वो एक लगाई हुई थी रेटिंग बढ़ाने का कोई एक सिलसिला बनाया हुआ था। तो थप्पड़ पड़ता है लड़की को तो रेटिंग ऊपर बढ़ती है। अच्छा। और जो प्रोड्यूसर है वो टॉक बैक पे कहता है कि एक थप्पड़ और मारो, रेटिंग बढ़ रही है। ये ऑन एयर गया है। ये मुझसे बाकायदा एक बड़े डायरेक्टर साहब ने फरमाया। मैंने कहा कि ये आप लोग क्या करते हैं कि औरतों को आपने कितना जलील करना है। अब किसी के घर में इस तरह, बड़े घरों में इस तरह औरत को थप्पड़ मारे जाते हैं, यानी रातों को निकाला जाता है घर से बाहर हमारे माशरे में। तो कहने लगे देखिए जब औरत को थप्पड़ पड़ता है तो रेटिंग बढ़ती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, अगली दफा एक आदमी को मार के देखिए, शायद और बढ़ जाए। ये जो ना, जब ये सिलसिला शुरू हुआ प्राइवेट सेक्टर का ना, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि हमारे चैनल्स ने इंडिया को नकल करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा लाल पीली खौफनाक दीवारें, और घर के अंदर जो रोशनी है वो न सुबह है, न शाम है, न रात है, न बारिश है, न वो कशिश के झुमके और बहुत सारी ज्वेलरी। और उन्होंने एग्जैक्टली वही करने की कोशिश की। जब मैं प्राइवेट सेक्टर में आया, मुझसे जब इंटरव्यू में CEO बात की तो कहते कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो फलाने ड्रामे ना, इस लेवल की कोई चीज़ आप बना। लेकिन अय्यूब साहब, अगर उसको भी मैं थोड़ा सा कल्चरली कुरे दूँ तो आप ये देखिए कि इंडियन ड्रामा तो पूरी रामायण है, उसमें से वो कई स्टोरीज उठाते हैं और उसको वो कंटेम्प्रेरी करके आगे पेश करते हैं। बल्कि अब तो उनकी मिथोलॉजी के ऊपर भी बाकायदा सीरीज अब उन्होंने ग्राफिक्स के साथ शुरू की है। वो तो अपने जी वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी कई चीजों को रिवाइव कर रहे हैं। हम तो आंखें बंद करके, क्योंकि रेटिंग और ये चीजें जो है देखें, जो एक्चुअल बात है ना वो ये है कि जो हम नकल कर, मैं पहले वो बात बता दूं, इसको जरा कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। जब उन्होंने कहा ना कि इस तरह की चीज़, एकता कपूर टाइप की चीज़, तो मैंने कहा कि मुझे ये काम करने के लिए आपकी सीट पे जाना पड़ेगा और आपको इधर आना पड़ेगा। माशाल्लाह, ना सिर्फ हम पुराने वक्तों की बात कर रहे हैं बल्कि नए वक्त की भी बात करें। और आपका जो फ़िक्र है, जो अब नई किताब भी आई है, और मैं बताती चलूँ अपने व्यूअर्स को कि ये जो उर्दू कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अय्यूब साहब, इनकी सिम्फनी यानी इनकी जो पोम्स हैं उसको ट्रांसलेट किया गया है अंग्रेज़ी में। और जब ये अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हुई और इसकी रीडरशिप मज़ीद बढ़ी है तो हम देख सकते हैं कि 8 मुख्तलिफ ममालिक से इनको इस पर अवार्ड्स दिए गए, इसको रिकगनाइज़ करते हुए कि क्या ये खूबसूरत थाट है। तो अय्यूब साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन्हीं थॉट्स में से कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ सुनाइए, आप ही की आवाज़ में सुनना चाहेंगे, एंड देन वील हेड फॉर अ ब्रेक, और उसके बाद हम ये अपनी कॉन्वर्जेशन जारी रखेंगे। सुनाता हूँ जिसका उन्वान है हेलो। हेलो, ये एक रोमांटिक सी नज़्म। सही। सुबह काज़िब है, फजा में जुगनुओं की रोशनी का शाइबा है, और जुबान पर कच्चे पक्के ख्वाबों का जायका है। ये सुहाना वक्त जिसमें सब सांचल ओढ़ कर चलती हवा भी खुशबुओं के दामनों पर पांव रखती, और दरख्तों के धुले पत्तों शगुफ्ता टहनियों से राज की सूरत गुजरती जा रही है। ये सुहाना वक्त तुझसे गुफ्तगू का वक्त है, लेकिन अभी तक फोन की घंटी पे एक संगीन खामोशी का पहरा है। घड़ी की सुइयां सीने में खंजर की तरह चुभने लगी है, वक्त कांटे की तरह हलकूम में अटका हुआ है। एक हेलो
हाँ, लज़्ज़त एहसास क़ुर्ब यार में डूबी हुई बस एक हेलो सुनने की खातिर जिस्म जान का हर मसाम अब मुंतज़िर है। लेकिन न जाने जहाँ क्यों खामोशी है, क्यों ये धड़कन सीना खाली की महराबों में टेलीफोन की घंटी की सूरत थम गई है। क्यों तुम्हारे हाथ की पोरों तक आकर बात करने की तमन्ना जम गई है। इन गुलाबी पत्तियों जैसी सुबह पोरों में मुझसे बात करने की तमन्ना को जगा डायल घुमा जाना कि सीने में कहीं अटकी हुई धड़कन चले, घंटी बजे, फिर देर तक और दूर तक सरगोशियों में शबनमों खुशबू का तर सावन चले। ब्यूटीफुल। इतना रोमांटिक तरीके से कभी आपने टेलीफोन को नहीं देखा होगा और इतनी खूबसूरत आपने इसके अंदर अल्फाज की जो जादूगरी है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड देन वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अक्सर जब हम ड्रामों का जिक्र करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो नॉन मीडिया होते हैं वो कहते हैं, हमेशा ये इल्ज़ाम लगा देते हैं अपनी ड्रामेबाजी मत करो। तो ये हमारे जब लेजेंड्स आज सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इतना तवील जो सफ़र रहा है, इट इज़ अ जर्नी ऑफ पैशन फॉर यू। आपने वो काम किया जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। इसमें तकलीफ़ें भी सही हसीना आपा, जो लोग आज एक्टिव हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगी कि व्हाट इज़ अहेड, एक्सटेंशन क्या है? जब ये काम करते करते अरसा गुजर जाता है, शुरू में तो इंसान बड़े जोश के साथ आता है और तकलीफें भी सहता है, टाइम भी डालता है, आगे क्या होता है फिर? आर्टिस्ट की ये बड़ी ट्रेजेडी है कि उनका स्पैन बहुत छोटा होता है, स्पेशली लेडीज़ का जी, कि उनका स्पैन बहुत कम होता है और उनको जितना करना होता है उसी में कर लेना चाहिए। सही। लेकिन अगर वो उसकी आस लगाए रहे हैं कि आगे भी चलेगा तो ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ एज कॉन्शियस बहुत है हम लोग, कि ज़रा लड़की बड़ी हुई तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी लग रही है, किसी और को ले। अच्छा, पूरी दुनिया में तो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त का ये ना सिर्फ कि नैरेटिव और कहानी बदली है, जो हमारे पुराने आर्टिस्ट थे जिनको आप अगर पैसों से और वसाइल से कंपेयर करें, पीटीवी में कोई फीस नहीं मिलती थी, ज़्यादा जतन करने पड़ते थे, लेकिन वो बड़े नाखुश हैं। यानी इसमें बदर खलील साहिबा का नाम अगर लिया जाए, उज़मा गिलानी हैं जो कुछ प्रोजेक्ट्स करती हैं, आती हैं, मगर लोग नाराज़ हैं कि ये जिस तरह काम हो रहा है वो अच्छी रविश नहीं है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी रविश नहीं है, इसलिए कि पीटीवी पे जो लोग हमारे ज़माने में थे जी, वो बड़े सॉलिड लोग थे। वो ट्रेन होके आए थे, एस्थेटिक्स थे उनमें, आर्टिस्टिक सेंस था और वो लोगों को पहचान थी उनको। अब मतलब मैं यूनिवर्सिटी से आई थी, उन्हें क्या पता कि मुझे ड्रामा करना आता है नहीं करना आता है। अब उन्होंने जब मुझसे लिखवाया तो इसका मतलब ये है कि या तो वो जांच रहे थे मुझे सही, या उनको चाहिए लोग, इसलिए वो मौका दे रहे थे कि चलो इनको भी मौका दे। उसके बाद उन्होंने जब मुझसे अप्रूव करके आगे बढ़ाया तो इसका मतलब यह है कि उनमें पहचान थी और उन्होंने, मतलब मुझे तो नहीं आता था ड्रामा लिखना। देखिए हसीना भाई, एक रेस है ना आज तो नफ्सा नफ्सी का आलम है, रेस है, लोग पीआर की, नेटवर्किंग की, रवाबित की बात करते हैं, वो रवादारी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो अगर आप माजी और रेस में ऐसा लगता है कि वही आगे निकला हुआ है जो रेसलिंग करके आगे जा रहा है, तो अगर आप पलट कर देखती हैं किसी भी चीज़ से आपको अफसोस होता है कि शायद मुझे प्रोफेशनली ऐसे नहीं, ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए था? नहीं, मुझे अफसोस नहीं होता। नो रिग्रेट्स। मुझे पता नहीं अल्लाह की तरफ से या बाय चांस या जो टैलेंट था वो किसी ने आगे बढ़ाया और मुझे इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाते रहे और मैं एक मुकाम पे पहुंच गई। कुछ लिखने की, आजकल के इन एक्टर्स के साथ काम करने की, कोई कहानी जो आपके जहन में हो जो अब आप लिखना चाहती हैं? हाँ, मैं मतलब जैसे मैंने सायरा से कहा था कि सायरा, संसार हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त प्ले था जिसपे अवार्ड मिला था पूरे पाकिस्तान में, तो मैंने कहा था सायरा उसको हम आगे बढ़ाएं, वो बढ़ सकता है। मगर सायरा भी अब बददिल हो गई है,
उसमें। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड की तरफ देखते हैं यूब साहब, तो बहुत सारे क्लासिक्स को रिक्रिएट करने का ट्रेंड है। अगर आपसे कोई आके आप दोनों से कहे कि आपके बनाई हुई प्रोडक्शंस को आज हम नए अंदाज में नए एक्टर्स के साथ थोड़ी नोक पर आज के जावियों से करने के बाद उसको रिक्रिएट करना चाहेंगे, आप इजाज़त देंगे? मतलब हम खुद या वो दूसरे लोग? अगर सिर्फ आपसे इजाज़त मांगी जाए कि भाई आपका ये क्लासिक प्ले तन्हाई है, उसको मैं करना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे कहा गया था अनकही के लिए, इंडिया से फ़ोन आया था कि अनकही दे दीजिए, हम फिल्म बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं अनकही तो नहीं दूंगी, नहीं, क्योंकि वो खराबी हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी। आप क्या कहते हैं सर? जो टेलीविज़न के ड्रामों की अपनी एक ख़ास तरह की स्ट्रक्चर है ना उसका जी, वो इंटायरली डिफरेंट है जो फिल्म का स्ट्रक्चर होता है। फिल्म की अपनी ज़रूरतें होती हैं और वो ज़्यादा ख्याल रखते हैं ऑडियंस का कि हमें क्या दिखाना चाहिए था, किस तरह ऐसा कुछ चक्कर ऐसा चलाएं कि लोग सिनेमा हाउस में आए जी। तो हमारे जो ड्रामे हुआ करते थे ना, वो मैंने कहा ना कि वो हम तय करते थे और हमें पता होता था कि हमारी ऑडियंस क्या है, और वो बहुत हम एक बहुत खुशकिस्मत ज़माने में थे जी, बिल्कुल बहुत खुशकिस्मत ज़माने में थे। और उसमें एक बड़ी खुशकिस्मती आपको और लगेगी, वो ये थी कि हम मार्शल लॉ के ज़माने में अपने टेलीविज़न के ड्रामे को ऐसे लेके गए। सही है, बिल्कुल है आपा, बिल्कुल। और आम लोग, अगर कमर्शियल लोग वो हम में ज़्यादा होते ना, तो पीटीवी पहले ही खत्म हो चुका होता। लेकिन इंटेलेक्चुअल जो है जी, कैसे डील किया कि आप ड्रामा बना रहे हैं, उसकी रीडिंग हो गई, स्क्रिप्टिंग हो गई, आपने किरदार को एक तरह से सोचा, अचानक से कहा गया कि जी जितने फीमेल कैरेक्टर्स होंगे वो सर पे दुपट्टा लेंगे। हाँ, अब आप एक नए अंदाज में सोच रहे हैं, कैसे इन चैलेंजेस को फेस करते हैं? मेरे ऊपर पड़ी। मेरा सीरियल दिन था जी, जब अचानक आया कि दुपट्टा सर पे गर्मियों का मौसम था और कल्फ लगे दुपट्टे। हाँ जी। तो फिर वो हमने उनका स्टाइल बना लिया कुछ थोड़ा सा ना, ताकि वो ना हो कि जी बिल्कुल एक छत्ता सा एक आ गया है। नहीं, किरदार को जैसे आपने हसीना तो आपके लिए मुश्किल हुई थी? सायरा कर रही थी मेन रोल, और वो साहब आए और उन्होंने कहा कि आप बिस्तर से उठिए, आपके सर पे दुपट्टा नहीं था। नहीं तो उसने कहा बिस्तर से उठते वक्त कौन सर पे दुपट्टा लेके उठता है। और फिर मैं जो रह रही हूँ कहानी के एतबार से, घर में मेरा 5 साल का बच्चा है और मैं हूँ जी, तो मैं सर पे दुपट्टा लेके बच्चे के साथ सामने तो नहीं आऊँगी। हाँ। नहीं जी, देखिए ये बात नहीं कीजिए, आप व्यूअर्स के सामने आ रही हूँ। फिर उसको कहा कि वो आप किचन में आएंगी तो फिर आपके सर पे दुपट्टा होगा, आप नहा के निकली हैं तौलिया लपेट के, तो आपने दुपट्टा तो नहीं लिया हुआ है। हाँ। वो तो तौलिया है। जब तौलिया लगी हुई है तो दुपट्टा कहाँ पे लूंगी उसके ऊपर। फिर सायरा ने फौरन कहा, यू नो सायरा, कहा कि मैं नहीं करती, मैं नहीं जाती। आपको नहीं कहा कि ये सीन ही काट दो, फिर वो इस तरह मत निकले और ऐसे एडजस्ट तो करना पड़ा होगा आपको। हाँ बिल्कुल। इस मामले में मेरे साथ भी हुआ जी। उस्मान पीरज़ादा जी, वो सुबह सुबह उठते हैं तो वो देखते तो एक कोई कागज़ था बहुत इम्पोर्टेंट जी, जहाँ रखा था वहाँ नहीं है। हाँ जी। तो उसने जब नौकरों से पूछा इधर उधर, तो फिर वो माई आई थी, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कूड़े में, तो कूड़ादान देखा तो वो खाली है। हाँ कि क्या हुआ, जो ट्रक वाला आया लेके, अब वो उसी तरह बाहर निकलता है, भागता है। हाँ। ट्रक नजर आ जाता है, उसके पीछे भागता है। वो हुआ ये कि उठा है वो, तो उसका ये वाला बटन खुला हुआ है। हुक्म ये था कि यहाँ तक के बटन कमीज के मर्दों के भी बंद होने चाहिए। सही। ये लिटरली ये वो है। तो रफीक वड़ाई साहब थे हमारे जनरल मैनेजर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सीन नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भाई अर्जेंसी में, मतलब वो मुंह हाथ भागा है, तो वो तो भागा है, और वो तो कहाँ पहले वो बटन बंद करेगा तो ट्रक तो और दूर चले जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं। मैंने फिर उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, मैं एक इबारत लिख देता हूँ आपको कि अगर ये नोटिस होता है और आपकी बात पुरस होती है ना, तो आप जो भी सजा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो फिर ये खुद अपने ऊपर लेके, यानी जब आप ये किस्से सुनने के लिए बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता है, लेकिन ये माजी के वो दरीचे हैं जो मेरे ख्याल में हमें और इनरिच करते हैं कि किस तरह ये सफ़र आगे बढ़ा, ख़ास तौर पे क्रिएटिव लोगों का। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी ज़रूर
कि माशाल्लाह के दौर में ज़िया साहब के परछाइयाँ चली। जी बिल्कुल। परछाइयाँ में मिस्ट्रेस थी जी, लेकिन उनको पता नहीं चला क्योंकि बहुत तौर पर पेश किया उसको, हालांकि वो मतलब आवाम को पता था कि ये फिर ये बात करना पड़ेगी कि जो जिन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल राइटर्स का बुलंद होता है ना, उनके लिए पाबंदियां जो हैं बहुत खुशगवार होती हैं। हाँ, क्योंकि सिंबॉलिकली आप है ना, आप क्रिएटिविटी चैलेंज आपके पास आ जाता है, और जहां आपने बहुत ज़्यादा कैद किया वहीं पे तो फिर निकल के आती है वो खूबसूरती जो हमारे पास क्लासिक्स बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयूब खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हसीना मोइन साहिबा। इट वाज ट्रूली अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू हैव लेजेंड्स लाइक यू ऑन माय शो। अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, और जो आज हमने बातें की यकीनन आप भी उनसे बहुत महजूज हुए होंगे और सीखा भी बहुत कुछ होगा। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।